नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। लखीमपुर खीरी में सपा ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। खुद अखिलेश यादव सोमवार को लखीमपुर पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। इस रिपोर्ट को देखें। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने मंगलवार को मिशन 2024 का बिगुल फूंका। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकाली। इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ता शिरकत करने पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें चुनाव जीतने का मंत्र दिया। इस दौरान अखिलेश यादव कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर होते नजर आए। में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे संघर्ष, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे। अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रहे हैं। बूथ से लेकर जिला स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। तो वहीं हमेशा चुनावी मोड़ में रहने वाली बीजेपी अखिलेश के इस कदम को मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार से ज्यादा बुरी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में पराजित होगी और उसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। प्रशिक्षण शिविर ये उनका आंतरिक विषय है और कैसा प्रशिक्षण, उनके तो कार्यकर्ता बहुत प्रशिक्षित है, ये चिर परिचित है, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन बदले हुए माहौल में जहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के चल रही है, माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही उन्हें नई रणनीति और नए तकनीक के साथ प्रदेश में राजनीति करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए नए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ी। 2024 के चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में तमाम दल अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की फिराक में हैं। ऐसे में सपा, बसपा, कांग्रेस हर पैतरे को आजमाएगी, लेकिन इसकी तैयारी अखिलेश यादव ने अभी से शुरू कर दी है। चुनाव में किसको फायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब जब सपा ने यात्रा निकाली है, उसे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना है कि क्या इस बार रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी को सियासी संजीवनी मिल पाएगी। अभिषेक रस्तोगी, लखनऊ, एपीएन न्यूज। तो साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए जाएंगे और 2024 चुनाव के मद्देनजर तमाम तरीकों पर काम भी किया जाएगा, लेकिन वो कितने कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और ये यात्रा इस बात को पुख्ता करती है कि आखिर समाजवादी पार्टी इस बार किस तरह से बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र प्रताप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं।
ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस यात्रा का आगाज कर दिया गया और इस यात्रा के जरिए ये कहा जा रहा है कि दलितों को, पिछड़ों को साधने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है। ये पैंतरा जिसका जिक्र किया जा रहा था रिपोर्ट में, कितना कारगर साबित होगा और कैसे इसे कारगर करेंगे? देखिए, मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, छात्र, महिलाएं, इनको सबको हम साध रहे हैं। और अगर आप वैसे तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन खाली खाली दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक को कर देते हैं तो 85% से ऊपर पॉपुलेशन है इनकी। और जो 15% पॉपुलेशन है उनमें से मैं भी हूँ, तो उसके लिए भी हम लोग अब से काम नहीं करते रहे हैं। जब से हम सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के रूप में काम किए, फिर बीकेडी के काम भी किए, तब से लगातार काम कर रहे हैं। और इनके मुद्दे पे हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। इसी कारण से हमारी 8 बार सरकार बन चुकी है। 4 बार समाजवादी पार्टी बनने के बाद में, उससे पहले 4 बार, 2 बार बीकेडी के रूप में, एक और एक बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में। इस प्रकार से कुल 8 बार हमारी सरकार बन चुकी है। हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में विश्वास नहीं तो करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज ये विषय उठाने की जरूरत है? आपको ऐसा क्यों लगता है रविंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज ये विषय उठाने की जरूरत है? दलित, पिछड़ों का विषय उठाने की जरूरत है, महिलाओं का विषय उठाने की जरूरत है। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगी? मैडम, बहुत पुराना विषय है ये। इसको गुरु गोरक्षनाथ जी ने उठाया था, इसको महात्मा कबीर ने उठाया था, इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उठाया था। उसी क्रम में हम भी उठा रहे हैं। जी, ठीक है। ये यात्रा निकाली जा रही है जिसको कहा जा रहा है कि लोक जागरण यात्रा है। विजय खैरा साहब, लगता है कि इस तरह की यात्रा से राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होगा? अभी अगले जी प्रशिक्षण में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यात्रा शुरू करने से पहले, आज की बात है, ये बोल रहे थे लखीमपुर में कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, मुसलमानों के ऊपर मुकदमा लादती है। तो पहले तो चूंकि उन्होंने बोला पूर्व मुख्यमंत्री है और फिर शुरुआत कर रहे यात्रा की इन बातों से। अब इनको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति महिला बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर महिला बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी को बनाया, उमा भारती को बनाया। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अनाप शनाप कुछ भी जो मर्जी आती है। अगले जी से कम उम्मीद नहीं करते। नहीं तो वो कहते हैं कि जब फायदा होता है तो बना देते हैं, फिर उसके बाद जब संसद का उद्घाटन होता है तो बुला के अपमान भी करते हैं। नहीं, वो उनको गलत फहमी है। ना बुला के अपमान नहीं किया आपने उनको। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी अपना शिक्षा सुधारें, थोड़ा संविधान पढ़ लें, थोड़ा जानकारी करें। उस बारे में वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके मार खा के चले आए, मार खा गए, नहीं हुआ प्रधानमंत्री के लिए। अब सवाल ये उठता है, हमको ये बताइए इस मुद्दा उठाने से कि राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे, जनता को क्या लाभ था और क्या नुकसान? नहीं तो आपको लगता है कि दलितों, पिछड़ों को साधने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, ये आसानी से साध पाएगी? और कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह, आप लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई चूक यहाँ पर हुई है जिसका फायदा वो उठाएगी? खामी कमियां रही है? ये अपने यादवों और मुसलमानों को ही संभालने वही बहुत है। क्योंकि अभी ही लखीमपुर में आज ही इनके कितने पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिए हैं। एमएलसी यादव की दादागिरी की वजह से, जिला अध्यक्ष यादव की दादागिरी की वजह से, सब जगह आप जहाँ जाएंगे इनके आपके अध्यक्ष यादव मिल जाएंगे। और फिर कहते हैं, और मुसलमानों को कहते हैं उठा दे। अरे अगर आप क्रिमिनल को पैदा करोगे, अपराधियों को पैदा करोगे, यही दुर्दशा होगी आपकी। आपके लोग छोड़ रहे हैं, आप उन्हीं को तो संभाल लीजिए पहले, अपने मुसलमान और यादवों को, जिनकी दम पर एम्बाई फैक्टर से आप राजनीति करते हैं। नए का तो आप छोड़ दीजिए। दलितों पे तो आपने अत्याचार किया, मायावती को मरवाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, बच गई भगवान की दया से वो, नहीं तो आपने तो मार ही डाला था उसको। ये तुम्हारे जो बातें हैं, इनसे बोले एक दलित वोट तुम्हें देगा नहीं, देता ही नहीं है। आप दलित नेता के साथ, ठीक है रविंद्र जी, देख लिए कहा जा रहा है कि आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए इन्हें साधने की, कोई आपको वोट देने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कहा जा रहा है।
ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए लोग प्रशिक्षित हैं। इनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। जब 10 साल मायावती वाला जवाब दीजिए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। जब आप ऑब्जेक्शन करिएगा ऐसे चिल्लाएंगे जैसे भी चिल्ला रहे थे। तो रही बात इन्होंने यादव और मुसलमान कहा, क्या यादव हिंदू नहीं है या मुसलमान भारतीय नहीं है? वो तो तुम सोचो ना। और बीच में मत टपकिए। या ये हमारे साथ नहीं आए थे। अगर हम यादव मुसलमान साधते हैं तो 67 में आप आए थे कि हमारा समर्थन ले लीजिए। 77 में आप आए थे कि हमारा समर्थन ले लीजिए। अपनी पार्टी का नाम ही खत्म कर दिया था इन लोगों ने। जनसंघ से खत्म करके जनता पार्टी रख लिया था। फिर 79 में आ गए थे जबकि हमको समर्थन दे रही थी लेफ्ट। ये फिर आ गए थे कि हमारा समर्थन ले लीजिए। तो ऐसे लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। ये भारत को बांटते हैं। अभी बांट दिया, मुसलमान में यादव में बांट दिया। ऐसा लग रहा है ना तो वो भारतीय है ना वो हिंदू है। इनके पास इसके सिवा कुछ मुद्दा ही नहीं है। अब रही बात, अच्छा ये बताइए, लखीमपुर खीरी में सपा ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर क्यों करते हैं? लखीमपुर खीरी में आपके नेता प्रशिक्षण शिविर आपने देखा है? ठीक है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। ऐसा कौन सा प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया गया? जो प्रशिक्षण शिविर था मुख्य रूप से वो केवल प्रशिक्षण शिविर था। राजनीतिक बातें नहीं की गई। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ मुद्दों पे बोला है। जो मुद्दे मैंने आपको पहले गिना दिए, दलितों से जुड़े हैं, पिछड़ों से जुड़े हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं। इसमें प्रमुखता पे जातिगत जनगणना है, सामाजिक न्याय है, निजीकरण का विरोध है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई है। लेकिन प्रशिक्षण जो दिया गया था वो बूथ के हिसाब से प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण में ये था कि जितनी भी चुनाव हुए हैं 2017 के बाद से, उसपे भारतीय जनता पार्टी ने जो मतदान पत्र होता है उसमें गड़बड़ी किया है वोटरों का। कहीं लिस्ट नाम कट गया, कहीं परिवार का नाम कट गया, कहीं 100 घर का नाम कट गया। तो किस तरीके से आप घर घर जाएं, नाम उनका चढ़वाएं, जिसके नाम की सुधार की आवश्यकता है। कहीं ऐसा देखने में आया किसी का नाम प्रेम प्रकाश है तो प्रेम कुमार लिख दिया गया, उसको भी वोट नहीं डालने दिया गया। इसका भी करेक्शन कराएं। मतलब फार्म 7, फार्म 8। मतलब कुल मिला के अब ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। जी ठीक है। विजय खैरा साहब, ये तो देखिए आप लोगों की तरफ से कहा जाता था कि एसी वाले लोग हैं, 12 बजे उठते हैं अखिलेश यादव, 12 बजे उनका पहला ट्वीट आता है। तमाम तरह की बातें अखिलेश यादव की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कही जाती थी अखिलेश यादव के लिए। अब ऐसे में ये कह रहे हैं कि देखिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, जमीनी स्तर पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे आप लोगों की विफलताएं, यानी कि सरकार की विफलताएं वहां तक पहुंचाएंगे, बताएंगे सांसदों ने कुछ काम नहीं किया। तो इस तरह की बातें अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम बताएंगे कि क्या हुआ है जमीनी स्तर पर। कहाँ हैं आप? पहली चीज तो ये है कि 12 बजे सो के उठते हैं। इन्हीं के साथी ने कहा था चुनाव हारने के बाद, उन्होंने ही इनकी पोल खोली थी जो इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, बैठ के इनके साथ में थे। उन्होंने ये बोला था कि 12 बजे उठते हैं, एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। हमने नहीं बोला, ये आरोप इन्हीं के सहयोगी के हैं। तो सच ही होंगे ऐसा करते हो। खैर देर सवेर भी अगर जागे और ये जा रहे हैं जनता के पास, अच्छी बात है। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे राजनीतिक के अलावा और चीजें भी सिखाएंगे। जरूर सिखाई गई होगी। बाद में कैसे चौथ वसूली करना है, कैसे गुंडागर्दी करना है, कैसे अपराध करना है, इसका प्रशिक्षण तो जरूर दिया गया होगा। क्योंकि आपको पता ही है, जब आजम खां ये कह सकते हैं कि हम कलेक्टर से फीसें बदवाएंगे, धमकियां दे सकते हैं, उनके दूसरे लोग हमें आने दो, एक एक का हिसाब किया जाएगा। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर में गुंडाई सिखाई जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अंदरूनी इनका हिस्सा वो होगा, क्योंकि रहा है इनका यही इतिहास है, यही सिखाएंगे। इसी से समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत जिंदा रहती है, वही ये करेंगे। अब उनके अपराधी पकड़े जा रहे हैं। भाजपा का इतना बड़ा अपराधी निकला, इनका पूरा मुख्यमंत्री की तरह था वो, इसके कितना अपराधी निकला। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा, हाईकोर्ट ने सालों साल जमावत नहीं हुई इनकी। इसी तरह के इनके लोग अभी 800 करोड़ रुपया इनके एमएलसी और एमएलए पे पकड़े गए हैं समाजवादियों के। अभी पकड़े 800 करोड़। बताइए सब कहाँ से अपराध तंत्र है इनका। रोजगारी हो, पकड़े तो बहुत जगह से गए थे ना सर पैसे। कर्नाटक का भी जिक्र करिए ना खैरा साहब। फिर कहते हैं यादवों को पकड़ रहे हैं, वहां से भी तो पकड़े गए थे, उनको भूल जाते हैं। यादव जी कर्नाटक से भी पकड़े गए थे, उसको भूल जाते हैं क्या? कर्नाटक अपराधियों की बात मैं कर रहा हूँ जो इनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। कर्नाटक में
हार या जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना किसी ने वहाँ पर कोई बूथ लूटे। जो इनका पुराना सिस्टम था वो चलता नहीं है इन लोगों का। जब से मशीनें आई है अलर्ट हो गए हैं लोग, तो इसलिए इनका हार तो निश्चित। कितना चिल्लाओ, अभी एक सीट बची है इनकी, 5 में से मरते गिरते सब खत्म हो गई इनकी सीटें। एक जगह जीतते नहीं है आप, कहाँ से जीत जाएंगे आप? ठीक है, ठीक है। कौन जीतता है कौन हारेगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां ये जरूर बता रही है कि समाजवादी पार्टी अभी से ही मुस्तैद दिखाई दे रही है। हालांकि नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रविंद्र जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि ये जो प्रशिक्षण शिविर आप लोगों ने शुरू किया या जिसका समापन आज हो गया, 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर रहा, इसके अंदर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये नहीं बताया गया कि आपने गांव-गांव जाकर क्या करना है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कैसे करना है। कह रहे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, कह रहे गुंडई सिखाई गई, दबंगई सिखाई गई, यही सिखाया गया। समाजवादी पार्टी यही सिखाने का काम करती है अपने कार्यकर्ताओं को। चलिए मैं आंकड़ों से बता देता हूँ। 257 विधायक हैं, 111 उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनके दोनों उप मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोपों का मुकदमा है। 2 आरोपित जो सजा याफ्ता हैं वो मंत्री हैं, क्योंकि 1.5 साल की सजा हुई है इसलिए वो मंत्री बने हुए हैं। और 25 लोग उस 111 में से गंभीर आरोपित हैं। जहां पर हम लोग अपना प्रशिक्षण शिविर कर रहे थे, वहां से एक महोदय हैं, वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। 25 साल पहले उनके ऊपर एक मुकदमा चला था हत्या का, और अभी वर्तमान में जो कुछ लखीमपुर में 2 साल पहले हुआ था आपने देखा है। तो हम तो अपराधियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? दूसरा बता दे, मैं एक नाम गिन रहा हूँ, काम बाद में बताऊंगा। ब्रजभूषण सिंह, चिन्मयानंद, शाहनवाज, पीयूष रंजन, एमजे अकबर, कुलदीप सेंगर, विजय जोली, साक्षी महाराज, राघव जी, ये सारी लिस्टें हैं जिनके चरित्र को उजागर करती ये सारे बलात्कारी हैं। और इन्होंने सबको संरक्षण दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे संज्ञान लेने के बावजूद। तो इनका चरित्र ऐसे ही है, ये बदनाम करते हैं, बच्चियों को भी बदनाम करते हैं, महिलाओं को भी बदनाम करते हैं अपनी योजना को लागू करने के लिए। तो उसी नीति के अंतर्गत हमारे प्रशिक्षण को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके पास अगर इनका कोई भी उत्तर हो इन अपराधियों का जो संसद में बैठे हुए हैं, ये जो बलात्कार के आरोपी हैं जिनको संरक्षण दे रहे हैं, कोई भी हो किसी बात का एक भी जवाब दे सकते हो तो दे दें ये, नहीं ठीक फिर हम बताएं कैसा प्रशिक्षण हो रहा था। ठीक है रविंद्र जी, मैं खैरा साहब का रुख करूं उससे पहले ये भी बता दीजिए, क्योंकि पहले 2019 में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव होगा, 2019 से 2024 कैसे अलग है आपकी पार्टी के संदर्भ में? 2019 में हमने इनकी 9 सीटें कम कर दी। 2022 में हमने इनकी 55 सीटें कम कर दिया। 2022 के बाद ही चुनाव हुआ, नहीं 2022 से ठीक पहले चुनाव हुआ ग्रामीण स्तर का, जहाँ 10 करोड़ मतदाता हैं। हमारे 760 पार्षद आए, इनके 720 पार्षद आए, और हम 224 जगह पे विधानसभा में द्वितीय स्थान पे रहे। तो अब की इनको बताएंगे कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और जो झूठ बोलते हैं आप, वो जनता भी समझ चुकी है, हम पार्टी भी समझ चुके हैं। तो और अब की आपको बता देंगे। नहीं तो कह रहे 2014 में बुरा हाल था, 2019 में बुरा हाल था, अब 2024 में भी आप लोगों का बुरा हाल होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। ऐसा क्या अलग कर रहे हैं आप ये यात्रा निकाल कर, ये क्या इससे अलग हो जाएगा? हाल तो बुरा होने वाला आपका। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं, चाहे आप ये सब कहने के लिए। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। 2004 में परिणाम आ गए, इंडिया शाइन हो गया था, पूरा आ गया था। वर्तमान में जनता ने क्या इनको दिया है? ये 12 राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये सीमट के 5 राज्यों तक आ गए हैं, जिसमें केवल 2 ही बड़े राज्य हैं, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश, तीसरा असम है, चौथा उत्तराखंड है, 5वां त्रिपुरा है। ठीक है खैरा साहब, अब तो समाज देखिए 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अलग अलग गुटों में बटी हुई थी। शिवपाल यादव चले गए थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब तो एकजुटता है, अब तो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी 2024 में।
आप लोगों के लिए चुनौती बढ़ रही है क्या? राजभर तो भाग गए इनके, अब उनके पास वो एक बच्चा जब आपके पास नहीं टिके थे तो इनके पास कहाँ से टिकेंगे सर? हाँ, तो इनको जिन पे इनको भरोसा है, हम तो इतनी बड़ी पार्टी, आपको भी तो भरोसा था। हमारे पास इतनी बड़ी पार्टी राजभर जैसे आए और चले जाएं। आज भी मैं कह रहा हूँ, यही बात टेलीविजन पे कह रहा हूँ, आए और चले जाएं, आए और ना आए, इनको तो फर्क पड़ गया। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी तो खुले खोल के चले गए वो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और जहाँ तक अब ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम ये कर लेंगे, अरे आपके काम जो थे वो उजागर हो चुके हैं जनता में। उसके बाद जितने छापा पड़े हैं आपके यहाँ, आपके मैं नाम लेके आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, हमने पहले भी अभी आपसे कहा था, बुंदेलखंड में ही 2 MLA इनके छापा के थे, दोनों ही। आपने शायद ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र मैंने किया था उसको गलत तरीके से ले लिया था। आप चुनावों की बात कर रहे थे, मैं चुनावों की नहीं, मैं विधायक के बेटे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो उसकी बात कर रही थी, कर्नाटक की। हाँ, तो वो अगर पकड़े गए तो जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो पकड़े नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि सभी पार्टियों में भ्रष्टाचारी अगर है तो कार्रवाई हो रही है। नहीं, फर्क ये है, मैं कह रहा हूँ, अगर 1-2 लोग खराब तो हर जगह निकल सकते हैं, लेकिन जहाँ हवा खराब हो वहाँ क्या होगा? 100 में से 100 तो ये कैसे तय होगा कि समाजवादी पार्टी गुंडई का प्रशिक्षण दे रही है, दबंगई का प्रशिक्षण दे रही है? देखिए, चलाता कौन है? जो सरकार चलाते हैं वो लोग सारे के सारे, जब इनके यहाँ ऐसे हों, मतलब गुंडे ही सरकार चला रहे हो ऊपर से नीचे तक, वो स्थिति है ना। समाजवादी पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कलंक है, राजनीतिक कलंक है ये वो नहीं है कि मैं किसी को वो बोलूं, मैं मतलब एनसीपी को बोलूं, मैं नहीं बोल सकता ये बात, मैं कांग्रेस को नहीं बोल सकता ये बात, मैं उन्हीं को बोल सकता हूँ जो प्रमाणित तौर पर अपराधियों को पालते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, ठीक है, चुनौतियां बड़ी या नहीं बड़ी? अब जमीनी स्तर पर काम करेगी समाजवादी पार्टी। एक बात जो ये कही जाती थी मुलायम सिंह यादव के बारे में कि वो हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे, अब उसी ट्रैक पे चलने का काम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ रही है? मानेंगे इस बात को? नहीं, हमको तो ये है कि ये जाएंगे तो इनकी और पोलें खुलेंगी, जब ये जाएंगे तो सामने तो आएंगे ना जनता के। तो सांसद तो आपके, पोल उनकी कहाँ से खुलेगी? हमारे खिलाफ बोले तो सही क्या है? हमने तो विकास का वो इतिहास रच दिया है जिसके अगले 50 साल कल्पना नहीं कर सकते थे। गांव में पानी पहुंचा दिया हमने, बिजली पहुंचा दिया, ये दे नहीं सकते थे 12 घंटे बिजली, 8 घंटे, 24 घंटे बिजली देते हैं। पूछो जरा किसानों से जाके, फसलें हमारी दुगनी पैदा हो रही है, पैदावार बढ़ रही है। ठीक है, इस दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, बना दिया गरीबों के लिए। ठीक है, उस ट्रैक पे काम हो रहा है क्या जिस ट्रैक का जिक्र मैं कर रही थी कि मुलायम सिंह यादव की एक अलग छवि थी, उनकी एक अलग छवि न सिर्फ पार्टी में थी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में भी थी। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को नामों से पहचानते थे, नामों से बुलाते थे। एक मिनट जी, आप मुलायम सिंह जी की बात कर रही है ना, हिंदुस्तान का इतिहास रचा है उन्होंने दंगों में। इतना दंगे न कभी हुए न कल्पना में हो सकते हैं। उनका जब भी शासन आया, शासन के तुरंत बाद दंगा, चुनाव जैसे शुरू के पहले दंगा, गिना दे भी सकता हूँ, बनाए हुए दंगा उनके टाइम में, कानपुर दंगा, गोरखपुर दंगा, लखनऊ दंगा, लेकिन मुलायम सिंह आते हैं और दंगा। ये राजनीति उनकी वो टूट चुकी है। जो मुलायम सिंह जी को वहम था मुसलमानों का, वो खुल चुका है अब इनका। आजम खान करते थे, सबके सामने आ गया, मुसलमान उन्हें छोड़ के चल दिया है, तो बहुत फर्क पड़ गया। कहाँ मुलायम सिंह जी के राज में यही सब हुआ है, वो इनको मिला है विरासत में। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक आखिरी रिएक्शन रविंद्र जी जल्दी से। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब वो नौकरी नहीं रोजगार था। किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, अभी 5 साल लगेगा। कहे 15 लाख रुपए देंगे, इनके एक बड़े नेता कहते हैं जुमला था, कहे बुलेट ट्रेन देंगे, अब कह रहे 5 साल बाद देंगे, 26 के बाद ही संभव है। फिर इन्होंने कहा 5 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, आज तक 5 खरब के डॉलर की इकोनॉमी केवल पेपर और टीवी में है। इन्होंने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे किसानों का, आज तक नहीं दे पाए किसान, जबकि बैठे भी उसके लिए। फिर कहा, लेकिन हैरानी की बात तो ये ना सर कि तमाम वायदे आप कहते हैं अधूरे हैं और सिर्फ अधूरे हैं, लेकिन फिर भी जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही। ये एक बड़ी बात है।
बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।